तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास को क्यों पढ़ते हो। गुजरे हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वे उन दिक्कतों का किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों और घटनाओं की, अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास का दायरा विस्तृत हो गया है। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। अब संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों के बारे में भी जानकारी रहती है जिन्होंने इतिहास को बनाने में योग दिया है। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, साहित्य का तथा धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता था, बल्कि निचले स्तरों के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है, वे सभी आरंभ से भारत के मूल निवासी नहीं थे। उनमें से बहुत से बाहर से आकर भारत में बस गए। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वे घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य, बोलियाँ और रीति रिवाज प्रचलित हुए हैं। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इसलिए सही है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत ज़रूरी है। इतिहास की सही जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहासवेत्ताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। इसमें से कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती है और कुछ नहीं भी होती। इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह कि इतिहासवेत्ता अपने कुछ कथनों के बारे में जो दलील देते हैं, वे बुद्धिसंगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल इसी तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होता है। यह गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी चीज़ है। इस खेल में खजाने को खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर तुम्हें अगले सुराग का पता चलता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ है यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या घटित हुआ है। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी हैं, उनमें हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक के अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेज़ों से जानकारी मिलती है। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था, उस युग के हमें कागज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते हैं। परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज़ नहीं बना था, लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे।
प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो वे छोड़ गए, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन या उनके हथियार और औजार। ये ठोस चीज़ें हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने की खोज के निकलने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता है। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों या कागज़ पर लिखी गई हैं। आमतौर पर कागज़ पर लिखी हुई हस्तलिपियाँ ही अधिक मिलती हैं, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी हुई पुस्तकें। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई हैं उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में नहीं बोली जाती, जैसे पाली और प्राकृत भाषाएं। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। ये सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्राय यूनानी और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। भारत की हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई हैं वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती है। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। देवनागरी में लिखी इन पुस्तकों को तुम पढ़ तो सकोगे, परंतु जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाओगे कि इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। उस ज़माने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई हस्तलिपियाँ आज नहीं मिलती, पर उस ज़माने के अभिलेख आज भी मिलते हैं। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिले हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्राय पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां तथा अन्य अनेक किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने रोज़मर्रा जीवन में उपयोग करते थे। कुछ अति प्राचीन नगर और गांव या तो उजड़ गए हैं या नष्ट हो गए हैं और उनके मकान धरती के भीतर समा गए। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती के भीतर से खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर। इनका उत्खनन करने की ज़रूरत नहीं है। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली है कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा है। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ना वे अपना भोजन पकाते थे, ना उनके कपड़े सिले होते थे, ना ही उनके घर होते थे। चूँकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गुजारा करते थे और पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्रहक कहते हैं। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधों तथा पशुओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बनता गया। अंत में उन्होंने पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति से सहज मिल जाती है, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक बहुत बड़ा सुधार था,
जल्दी ही इन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने और अपना रहन सहन सुधारने में पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है, परंतु इसके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट हैं। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है वे भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है, परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इनमें से दोनों ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान के भी मार्ग बने हैं। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ बस गए। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे, धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, ज़मीन को कृषि योग्य बनाया गया। तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय हुआ और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कलकत्ता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत ही खेत नज़र आएंगे। आज यकीन करना कठिन है कि किसी समय इस क्षेत्र में घने जंगल रहे हैं। भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है। इसमें से अनेक नदियाँ बहती हैं। आरंभ में नदियों की इन घाटियों में ही आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए बस्तियों के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे लेन देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग थे जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे। आबाद हुए किसान से संबंध स्थापित करते थे और अपने साथ लेन देन की कुछ चीज़ें लेकर चलते थे। जहाँ ऐसे लेन देन में सफलता मिली वहाँ धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया और तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य और ये इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए यह जानने का एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते हैं। तब इन नए लोगों की भाषा का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा जन्म लेती है। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरों से कटे हुए या अलग थलग बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजाति या आदिम संस्कृतियाँ कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसी आदिम संस्कृतियाँ अभी भी जीवित हैं। इनसे हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है।